हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 16 है और इससे पहले हम 15 क्लासेस से कर चुके हैं। और ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी, तो इसे ज़रूर देखें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, किस लेखक को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो किस लेखक को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष या रस्किन बॉन्ड को? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। अब हम बात करें रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी, तो इनकी पुस्तक है द रूम ऑफ द रूफ। ठीक है। फिर झुम्पा लाहिरी की, तो झुम्पा लाहिरी की द नेम शेक, द नेम शेक। अरुंधति रॉय की, तो इनकी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अमिताभ घोष की, तो इनकी है सर्किल द सर्किल द सर्किल इन रीजन। ठीक है, द सर्किल ऑन रीजन। एक मिनट, द सर्किल ऑन रीजन, द सर्किल ऑन रीजन, ये अमिताभ घोष की है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, छाया कठपुतली रंगमंच परंपरा थोलू बोम मल्ता किस राज्य से संबंधित है? तो छाया कठपुतली रंगमंच परंपरा थोलू बोम मल्ता यह किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र? तो यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सैयद वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया? तो किस राजवंश ने सैयद वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया? तो सैयद वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया था लोधी वंश ने। लोधी वंश यह अंतिम शासक था जो कि दिल्ली पर शासन करने वाला। ठीक है, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम वंश था लोधी वंश। ठीक है, और इसने सैयद वंश के ठीक बाद ही दिल्ली पर शासन किया था। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। ठीक है, और लोधी वंश के संस्थापक, तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। ठीक है, अगर हम बात करें कि दिल्ली पर किसने शासन किया है, तो उसको याद करने की ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको जल्दी ही और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली पर किसने शासन किया? दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है साउथ कोरिया टू श्रीलंका। ठीक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। एस से स्लेव डायनेस्टी, के से खिलजी डायनेस्टी, टी से तुगलक डायनेस्टी और एस से सैयद डायनेस्टी और एल से लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो साउथ कोरिया टू श्रीलंका ये ट्रिक है। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर अंतिम है लोधी। तो हम बात करें स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये है गुलाम वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश के संस्थापक तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। फिर उसके बाद है तुगलक, तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक।
ठीक है। और फिर सैयद के तो अभी मैंने बताया आपको, सैयद वंश के तो ये थे खिज्र खान, और लोधी वंश के थे बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी। तो सबसे अंतिम शासन किसने किया था, तो ये किया था लोधी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया। तो किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था, तो यह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजवंश की कुमार देवी के साथ, ठीक है, कुमार देवी के साथ इन्होंने विवाह किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ये कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम इसे गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है, ठीक है। गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इन्होंने विवाह किया था कुमार देवी से, और इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया और इन्होंने मगध को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है, मगध को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। फिर बात करें समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त यह चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त यह महान शासक था, ठीक है, सबसे महान शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसने कभी भी हार का मजा नहीं चखा था, ठीक है, हार का स्वाद इसने कभी भी नहीं चखा था, यानी कि समुद्रगुप्त ने कभी भी हारे नहीं थे किसी भी युद्ध में, ठीक है। समुद्रगुप्त इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और इन्हें भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को, ठीक है। फिर बात करें श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त यह गुप्त वंश के संस्थापक थे, ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है, ठीक है। श्रीगुप्त ने तो गुप्त वंश के संस्थापक की थी, पर उस टाइम इतना फैला नहीं था, गुप्त साम्राज्य इतना चर्चा में नहीं था। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त के टाइम पर गुप्त वंश बहुत ही चरमोत्कर्ष पर था, इसलिए गुप्त वंश को, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया, तो ये किया गया था 1986 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1986। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, ये बनवाया था अकबर ने, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया था कब, तो ये बनवाया था 1571 से 1573 के बीच, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को बनवाया था अकबर ने। ओके नेक्स्ट है, मोत्सु उत्सव बड़े उल्लास का समय है क्योंकि रोपण का मौसम समाप्त हो जाता है। यह देश की आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो मोत्सु उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है आओ जनजाति द्वारा, तो यह मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड में और कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है। मणिपुर में कौन सा महोत्सव उत्सव मनाया जाता है, इसमें मनाया जाता है सगाई महोत्सव, ठीक है। मेघालय में, तो मेघालय में खांसी महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव। ओके चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई। तो भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया यह किस देश के संविधान से ली गई थी, तो यह ली गई है आयरलैंड से, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए
आयरलैंड से यह लिए गई है। ठीक है, ठीक है। फिर अमेरिका से क्या लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा। ठीक है, फिर उसके बाद रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, और जर्मनी से, तो जर्मनी से आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकार की निलंबन की विशेषता। ठीक है, आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन की विशेषता या विचार लिए गए हैं जर्मनी से। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। तो इनमें से कौन सा डेल्टा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा डेल्टा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा डेल्टा यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। ठीक है, और इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है गंगा डेल्टा को। ओके, नेक्स्ट है, किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? तो किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? तो ये की थी 102वें संशोधन। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर, तो सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर पूछा है, तो ये है मुंबई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई यह सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। और सबसे कम आबादी वाला शहर, सबसे कम आबादी वाला शहर, तो ये है कपूरथला पंजाब। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था शहर, और अब हम बात कर रहे हैं राज्य की। ठीक है, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यह सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है, फिर बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे अधिक आबादी केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, और सबसे कम आबादी केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये है लक्षद्वीप में। ठीक है, राज्य की बात करें सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश और कम है सिक्किम में। और फिर केंद्र शासित की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो सबसे अधिक है दिल्ली में और सबसे कम है लक्षद्वीप में। और शहर की है तो सबसे अधिक है मुंबई में और सबसे कम है कपूरथला पंजाब में। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्य विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 द्वारा डैश की पूंजी के साथ की गई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 द्वारा 5 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 करोड़। नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक तो ये किसने लिखी है? निरुपमा राव, सुब्रमण्यम स्वामी, तमन्ना भाटिया या झुम्पा लहरी? तो यह लिखी है झुम्पा लहरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, झुम्पा लहरी ने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? तो किस भारतीय शासक को महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? तो ये हराया था जयपाल को। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयपाल। जयपाल ये कौन है? तो जयपाल ये हिंदू शाही राजवंश के शासक थे। ठीक है, हिंदू शाही राजवंश के शासक थे जयपाल। सुखपाल, तो सुखपाल यह मुल्तान का शासक था, मुल्तान का शासक। ठीक है, और आनंदपाल, तो आनंदपाल यह जयपाल का पुत्र था, जयपाल का पुत्र था आनंदपाल। ठीक है, महमूद गजनबी, तो महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख बौद्ध धर्म के पहले मूर्त प्रमाण थे। कुल मिलाकर डैश अभिलेख हैं और इन्हें मुख्य रूप से प्रमुख और लघु शिलालेखों और स्तंभ लेखों में वर्गीकृत किया गया है। तो अशोक के अभिलेख बौद्ध धर्म के पहले मूर्त प्रमाण थे और कुल मिलाकर डैश अभिलेख है। तो कितने अभिलेख हैं कुल मिलाकर? तो 33 अभिलेख हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी 33 अभिलेख हैं कुल मिलाकर, और इन्हें मुख्य रूप से प्रमुख और लघु शिलालेखों और स्तंभ लेखों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अशोक ये कौन था? तो अशोक यह मौर्य साम्राज्य का शासक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासक था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, अशोक ने इसने कलिंग युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी में। ठीक है, अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अशोक और खारवेल नरेश के बीच युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसमें जीत अशोक की हुई थी। कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इस कारण इसने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी यह भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टी.आर. महालिंगम एक प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो टी.आर. महालिंगम यह एक प्रसिद्ध संगीतकार है और यह किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो यह जाने जाते थे बांसुरी के लिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांसुरी के लिए यह जाने जाते थे। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन में विलय हो गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय ये हो गया था भारतीय संघ में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संघ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया था। और कब हो गया था इनका विलय? तो ये हुआ था 1886 में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में आईएनसी की अध्यक्षता किसने की थी? और 1886 में कलकत्ता में आईएनसी की अध्यक्षता तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता में आईएनसी की अध्यक्षता की थी और उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय संगठन का विलय हो गया था। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने
उन हिंदुओं को अपनी मूल आस्था हिंदू धर्म में लौटने के सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? तो यह शुरू किया था दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। ओके, हम बात करें रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, फिर है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इन्होंने भारतीय वर्षा आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, भारतीय वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने। नरेंद्र नाथ दत्त, तो नरेंद्र नाथ इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी नरेंद्र नाथ दत्त और इन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी सहायक नदी युग्म से सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले है प्राणहिता महानदी। तो यह गलत है, प्राणहिता यह महानदी की सहायक नदी है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता, हेमवती की कावेरी, मालप्रभा की कृष्णा और मांजरा की गोदावरी। ये ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत है तो वो है प्राणहिता महानदी। ठीक है, ये महानदी की सहायक नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता। ओके, गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती? तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से यह निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा भारतीय शहर है जो कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम, काकीनाडा, गोलकोंडा या मसूलीपट्टनम? तो भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है मसूलीपट्टनम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता? तो सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता? तो यह जाना जाता है पंडित रविशंकर को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर को। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को यह शहनाई वादक थे। ठीक है, शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक। सितारा देवी यह भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्यांगना थी। ठीक है, कथक नृत्यांगना थी सितारा देवी। और महर्षि पतंजलि यह भारतीय ऋषि थे, भारतीय ऋषि थे। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी उत्तर पर्वत रेलवे या उपरोक्त सभी? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल ये तीनों ही है। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ये 1919 में से मिला था। ठीक है, यूनेस्को में शामिल हुई थी। फिर कालका शिमला रेलवे ये 2008 में, और नीलगिरी पर्वत रेलवे 2005 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ओके, नेक्स्ट है हिक्त नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो हिक्त नृत्य यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है? तो यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।